जी अस्सलाम वालेकुम ऑनलाइन वाले हज़रात, आप लोगों को मेरी आवाज़ आ रही है? एक बार सारे मुझे कंफर्म कर दें आवाज़ आ रही है ताकि हम स्टार्ट करें। बेटा अगर ये फ़ैन ऑफ हो जाए तो ज़्यादा अच्छा नहीं है, क्या ख्याल है? चले रहने दें, भी रहने दें, अगर इनकेस डिस्टॉर्शन हुई तो मैं फिर ऑफ करवा दूंगा, रहने दें। स्टार्ट करें जी। पोस्ट रिज़ल्ट बैच की आज हमारी पहली क्लास है और उम्मीद है कि यहाँ पे जितने लोग बैठे हुए हैं सबके लेक्चर्स कंप्लीट होंगे। एक अदना सी मेरी ख्वाहिश है। बंद कर दें, बंद कर दें। कल हम आते ही एसी जो है ना वो थोड़ा जल्दी ऑन करवा देंगे। खैर, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? तबीयत कैसी है आप लोगों की? ठीक है, मैं ठीक हूँ बेटा। अच्छा, आज की क्लास का हमारा जो एजेंडा है उसमें दो चीज़ें हैं। एक तो नॉर्मली जैसे हम पढ़ते रहते हैं वैसे हम आज भी पढ़ेंगे। और स्टार्ट कहाँ से करेंगे हम? इनकम टैक्स से। इनकम टैक्स से स्टार्ट क्यों करेंगे? क्योंकि हम सेल्स टैक्स को कंप्लीट कर चुके हैं। इतना टाइम हमने ज़ाया नहीं किया, बल्कि हमने क्या किया, उसमें सेल्स टैक्स को कंप्लीट किया है। लेकिन जो दूसरा और अटमोस्ट एजेंडा है वो उन बच्चों से थोड़ी सी डिस्कशन करना जो पिछली अटैम्प्ट में अपेयर हुए थे और ये अटैम्प्ट वो उस अटैम्प्ट में पेपर पास नहीं कर पाए और अल्टीमेटली उनको इस अटैम्प्ट में पेपर देना पड़ेगा। उनसे बात करना मकसद है। और आप लोगों के लिए नसीहत, निशाने इबरत, तो जो भी आप बोल लें। तो कहने का मतलब ये सर कि बताएं पहले कौन कौन है इस क्लास में, कौन कौन से ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने, कोई मसला नहीं है, मतलब पेपर हो जाते होते हैं फेल, लेकिन कौन सा ऐसा बच्चा है जिसका पेपर फेल हुआ था लास्ट टाइम में? बेटा आप बताएं मुझे। सबसे पहले आपने खुद से असेस किया आपकी क्या रीज़न है? जी, सबसे पहले आप ही बता दें जो आपने असेस किया। ठीक है, ठीक है, ठीक है, तीन चीज़ें आ गई हैं। थ्योरी पे फोकस नहीं किया था, पेंडिंग लेक्चर्स हो गए थे और थोड़ी सी सिलेक्टिव स्टडी कर ली थी तकरीबन 20-30 नंबरों की। अच्छा, ये ऐसा ही है कुछ तकरीबन, और इसके अलावा भी कोई रीज़न ऐड करना चाहेंगे? तो ये रीज़न तीन आपने दिए। बेटा आप बताएं मुझे। सर हमने लेट ज्वाइन किया था, आपका ये रीज़न उस दिन आपने मुझे बताया था शायद। तो इनका कोई, इन्होंने थोड़ा सा लेट ज्वाइन किया था, कोई क्रैश बैच वाला सीन था इनका। मतलब ये कि टाइम पूरा नहीं मिल पाया इनको, और जिनको टाइम पूरा मिला उन्होंने टाइम पूरे को अवेल नहीं किया। दो रीज़न हो सकती है ना, या तो आपको टाइम पूरा मिले और आप अवेल ना करें, और या आपको टाइम ही कम मिले। तो टाइम कम मिलेगा तब भी एलोकेशन रिसोर्स की कम होगी, आपका जहन कम चलेगा और अल्टीमेटली रिजल्ट पे इम्पैक्ट आएगा। और टाइम पूरा मिल जाए, आप भी टाइम ना लगाएं, तब भी अल्टीमेटली रिजल्ट पे इम्पैक्ट आएगा। आपको पता है कि सबसे जो कम परसेंटेज है रिजल्ट की इस बार वो है ऑडिट की, और दूसरे नंबर पे जो कम है वो है किसकी? टैक्स की। कुछ आई बात समझ? इस बात का क्या मतलब है कि हम थ्योरी छोड़ के जाएंगे अगली बार भी? नहीं, थ्योरी तो बिल्कुल छोड़ के नहीं जाएंगे, क्योंकि लास्ट अटेम्प्ट तक आप लोग को आइडिया होगा कि हमारे पास ग्रिड्स होती थी 3। मैं इस पर बहुत अच्छे से डिस्कशन कर चुका हूँ, एक सेपरेट वीडियो भी बना चुका हूँ, क्या क्या चेंजेस आएंगे टैक्स में, कितनी ग्रिड्स में चेंज हुआ है, वो आप लोग देख सकते हैं सेपरेटली। मैं उन चीज़ों को रिपीट नहीं करूँगा क्योंकि हमने आना है अपने चैप्टर के ऊपर वापस। लेकिन मैं बता देता हूँ कि लास्ट टाइम तक ग्रिड्स थी 3। अब जो थ्योरी की ग्रिड है ना वो एक सेपरेटली इंट्रोड्यूस हो गई है ग्रिड सी के नाम से, जिसके अंदर आते हैं चैप्टर नंबर 14, 15 एंड 16, रिटर्न, असेसमेंट एंड अपील्स। अब वो जो 10 नंबर की ग्रिड बनी है ना, वहाँ से टेस्टिंग उतने की होनी ही होनी है, तब तक उस ग्रिड का पर्पस सर्व नहीं होगा। मेरी बात आई समझ? जिस तरह से सेल्स टैक्स की ग्रिड है ना 25 से 30 नंबर की, चैप्टर 1, 2, 3 की ग्रिड है ना, ग्रिड ए तकरीबन 5 से 10 नंबर की, इस तरह आप ग्रिड सी भी बना दी है जिसका नाम है 14, 15 और 16, रिटर्न, असेसमेंट और अपील्स, और अल्टीमेटली वहाँ से अब टेस्टिंग होगी। तो कुछ रीजंस आएंगे मेरे सामने। और कोई ऐसा बच्चा जो पहले अपेयर हुआ हो पेपर में? जी बेटा, चले दूसरे में जिसमें आप अपेयर होते उसकी रीजंस बता दें क्या थी? चार पेपर ये मैनेज नहीं हो पाए थे। तो मतलब आपका जो प्लान था वो इस तरह का था कि उसको एग्जीक्यूट नहीं किया जा सकता था, थोड़ा सा हाइपोथेटिकल प्लान था ऐसा? चलें ठीक है। ऑनलाइन में से कोई बताना चाहेगा मुझे? अच्छा, इस बार जो सबसे अच्छी चीज़ हुई है आप लोगों के लिए, जो रिफ्रेशर बैच वाले बच्चे हैं, वो ये कि हमारे पेपर में इस बार क्या आ चुके हैं? MCQs आ चुके हैं। कितने मार्क्स के? 10 नंबर के। तो MCQs होने का मतलब ये है कि पेपर पास करना थोड़ा सा आसान है।
मतलब 10 में से अगर आप 7-8 भी सही कर लेते हैं तो माशाल्लाह अच्छे मार्क्स हैं, मतलब पास हो गए ना आप एमसीक्यूज़ में। तो इंडिविजुअली क्वेश्चन में अगर आप पास हुए तो ओवरऑल पेपर में भी आप क्या हो जाएंगे, पास हो जाएंगे। तो चैप्टर 4 स्टार्ट करने से पहले मैं 2-3 चीज़ें आप लोगों को बता देता हूँ, वो ये कि क्या क्या वजूहात हैं। सर पहली वजह प्रॉपर टाइम ना मिलना। आज के दिन पे भी जो बंदा स्टार्ट करना चाह रहा है ना टेक्स्ट को, तो वो बिल्कुल सही टाइम पे है, लेकिन ये नवंबर का महीना गुजर जाने के बाद और दिसंबर के कुछ दिन गुजर जाने के बाद जो बंदा स्टार्ट करने जाएगा ना, वो फिर या तो फेल या पास, वो तुक्के वाला हिसाब होगा। मतलब अभी जो स्टार्ट करेगा उसके लिए श्योरिटी है या सर्टेनिटी है उसको कि हाँ यार अगर मैं डेली का डेली सर के साथ चलूँ तो हो सकता हूँ। अच्छा, बात करूँ कि मैंने अभी तक कितना कवर करवाया है, तो मैंने कवर करवा दिया चैप्टर नंबर 17, 18 और 19। अब ये 3 जो चैप्टर्स हैं जो ग्रेड डी है, जो तकरीबन कितने मार्क्स के हैं, 25 से 30 मार्क्स के हैं, एक इसमें न्यूमेरिकल आता है और इसके साथ थ्योरी आती है। ये सब हम अलॉन्ग विद पास्ट पेपर्स कवर कर चुके हैं, ठीक है। इसकी आपको रिकॉर्डिंग जो है वो आपके पोर्टल पे मिल जाएगी, क्योंकि आप लोग नहीं देख रहे और बहुत सारे बच्चे यहाँ पे देखेंगे। खैर, तीसरी बात, सर पेपर फेल क्यों होता है 47 पे, 48 पे, 49 पे या फिर 45++ पे? क्या लगता है आपको? किसी से आपने सुना होगा, कुछ बताएं मुझे, कोई इनपुट दें अपना। पेपर जिसका 45+ पे फेल हो रहा है ना, उसकी प्रैक्टिस का मसला नहीं होगा उसको। जी जी बोलें। हाँ, थ्योरी पे फोकस नहीं किया हमने, ज़्यादा किस पे फोकस किया, क्योंकि हम तो सीए के स्टूडेंट्स हैं ना, हमें न्यूमेरिकल करना आसान लगते हैं। हम सैलरी के न्यूमेरिकल उठाएं, सेल्स टैक्स के उठाएं, बिजनेस के उठाएं, तो हमें अच्छा लग रहा होगा प्रोविजंस को अप्लाई करना और कैलकुलेशन करना। लेकिन जब बात आती है थ्योरी की तो हमें मौत आती है देख के। जैसे आप लोगों को भी कुछ दिन पहले आ रही थी चैप्टर 19 को देखते हुए, और मुझे पढ़ाते हुए भी आ रही थी। लेकिन क्या करें, अल्टीमेटली ये हमारी इस गेम का पार्ट है, ऐसा है। तो गेम ऑन है सर, और हमें क्या करना है वो मैं आपको बता देता हूँ। डेली लेक्चर लेना है, जो कहूँगा वो करना है, पास्ट पेपर्स की जितनी प्रैक्टिस करवाऊंगा वो करनी है। अभी तक कितने लोगों ने की है सेल टैक्स की प्रैक्टिस इटसेल्फ घर जाके खुद? कितने सवाल किए आपने? जो मैंने दिए घर जाके खुद से किए? आपने कितने किए हैं? आपने कितने किए हैं? सारे कर लिए दोबारा से 2 बार? आपने कितने किए हैं? उनसे आपने 2-3 करें, कम किए हैं। आई कैप की परसेंटेज के मुताबिक कर रहे हैं आप भी, मतलब जो 100 बच्चा फेल होता है उसमें से 20-30 ही होते हैं, तो आपने भी उस हिसाब से परसेंटेज मेंटेन की हुई है। तो कुछ ऐसी परसेंटेज मेंटेन नहीं करनी, आपको अल्टीमेटली आई कैप से ज़्यादा ऊपर जाना है। आई कैप से ज़्यादा, जितना आई कैप रिक्वायर करता है उससे ज़्यादा आपको मेहनत करनी है, ठीक है। तभी आप उस लेवल पे आ पाएंगे जब आप पास हो सकें। बाकी मेरिट तो नसीब की बात होती है, वो तो नसीबों से आता है, ठीक है, मेहनत से नहीं आता। चलें खैर, लेकिन इसका मतलब है मेहनत नहीं करनी, क्योंकि मेरिट नहीं आएगा तो मेहनत भी नहीं करनी। नहीं, मेहनत करनी है पास होने के लिए, ठीक है। तो सर हम स्टार्ट करते हैं खैर चैप्टर नंबर 4 से। चैप्टर नंबर 4 हमारा बिल्कुल बेसिक चैप्टर है, बेसिक चैप्टर ऑफ इनकम टैक्स। जो बच्चे पोस्ट रिजल्ट बैच में आ रहे हैं, जो रिफ्रेशर वाले बच्चे हैं, उनके लिए तो मतलब ये बताना कि टैक्सेबल इनकम क्या होती है, टैक्स ईयर क्या होता है, शायद उनको मेरी बातें बोरिंग लग रही हों, लेकिन वो अगर मेरी बात को सुने और इसको अपने माइंड में एक बार रिफ्रेश कर लें, और जो ऑलरेडी उन्होंने कॉन्सेप्ट लिया हुआ है उसके साथ मैच कर लें, और मेरे साथ साथ चलते रहें तो इंशाल्लाह उनके लिए कुछ ना कुछ बेहतर हो जाएगा हिसाब किताब, ठीक है। और जो आप लोग हैं जो मेरे सामने बैठे हुए हैं, जो पहली बार पढ़ रहे हैं, इन्होंने तो पढ़ना ही पढ़ना है। ऐसा स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 4 से, बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ टैक्सेशन। मुझे एक बात बताएं कि मैंने आपको पढ़ाया था सेल्स टैक्स में, एक चीज़ मैंने आप लोगों को पढ़ाई थी। सेल्स टैक्स में मैंने एक चीज़ पढ़ाई थी, वो किस बेसिस पे चार्ज होता है? अक्रूवल बेसिस पे चार्ज होता है। अक्रूवल बेसिस का मतलब ये था कि जब एक सप्लाई हो जाती है उसमें सेल्स टैक्स के अंदर, तो उसके ऊपर आउटपुट चार्ज कर दिया जाता है, और जब एक परचेज हो जाती है तो उसके ऊपर इनपुट क्लेम कर लिया जाता है। ये है इस बात का मतलब। अच्छा ठीक है, बात ये है कि क्या इनकम टैक्स भी इसी तरह से चलता है? तो इनकम टैक्स का जो इस पर्टिकुलर सवाल का जो जवाब है ना, वो ये कि यहाँ पे तकरीबन हमारे पास जो 5 हेड्स ऑफ इनकम है, कोई मुझे गिनवा सकता है 5 हेड्स ऑफ इनकम क्या क्या है? बिजनेस है, सैलरी है, कैपिटल गेन है, अदर सोर्स है और प्रॉपर्टी है। ये जो 5 हेड्स ऑफ इनकम है, ये 5 जो चैप्टर्स हैं, जब भी मैं इन चैप्टर्स पे जाऊंगा तो ये हर एक चैप्टर के स्टार्ट पे आपको वो बेसिस ऑफ चार्जेबिलिटी बताता है। क्या बताता है? बेसिस ऑफ चार्जेबिलिटी का क्या मतलब होता है कि क्या ये कैश बेसिस पे चार्ज टू टैक्स होगा, या ये
कमाने की बेसिस पे या खर्च कर देने की बेसिस पे, विच मीन्स कि अक्रूवल बेसिस पे चार्ज टू टैक्स होगा। मेरी बात आई है समझ? तो इसका कोई कंक्रीट आंसर नहीं है कि मैं बोलूंगी पूरा इनकम टैक्स उठा के आप कैश बेसिस पे चार्ज कर दो, या पूरा इनकम टैक्स उठा के आप जो है ना अक्रूवल बेसिस पे चार्ज कर दो। ये इसका आंसर नहीं है। बल्कि आंसर क्या है इस बात का कि जब भी आप उस पर्टिकुलर हेड ऑफ इनकम में जाएंगे तो आपको पहली लाइन में वो इस चीज का जवाब देगा कि क्या इसकी बेसिस ऑफ चार्जेबिलिटी आइदर के अक्रूवल है या फिर ये कैश बेसिस है। मेरी बात आई आपको समझ? सर आपकी क्लास होगी पहली? होनी है? अच्छा चलो सही जी, जाऊंगा। मैनेजर को बोल दिया मैं शलवार कमीज में आऊंगा। अब मेरी बार्गेनिंग पावर जो है ना वो ज्यादा है तो मैं हल्के में नहीं आता। चले जी, ऑनलाइन वाले क्या मेरे साथ हैं? एक सवाल है मेरे पास कि सर कितनी प्रैक्टिस जरूरी है? अच्छा, जिन बच्चों ने पेपर पास किया ना उन लोगों ने मुझे बहुत सारे फीडबैक ऐसे आए हैं कि सर हमारी तीसरी अटैम्प्ट थी, हमारी चौथी अटैम्प्ट थी। इवन एक स्टूडेंट ऐसी थी कि उनका FTS था 35, मेरा FTS खुद का 35 है। तो मैं तो मतलब क्वालिफाई हो चुका, सब कुछ हो चुका। उस बच्ची का FTS 35 है और उसने तकरीबन 7 अटैम्प्ट दिए टैक्स की, या शायद 6 दिए हैं या 7 दिए हैं, विच मीन्स कि उसने हर एक टीचर से पढ़ा है। मैं यहाँ पे टीचर्स को डिस्कस करने नहीं बैठा, मैं यहाँ पे उसकी स्ट्रेटेजी को डिस्कस करने बैठा हूँ कि उसने पिछली 6 अटैम्प्ट्स में पता नहीं ऐसा क्या किया होगा जो उसका पेपर पास नहीं हो रहा होगा, या शायद अल्लाह ने मेरे ज़िम्मे जो है ना या मेरे नसीब में उसकी कामयाबी डाली थी कि उसने सबसे पढ़ने के बाद जब मुझसे पढ़ना है उसका पेपर पास हो जाएगा। तो कस्टमाइज बैच से लास्ट टाइम उसने प्रिपरेशन की, और प्रिपरेशन में क्या था, कस्टमाइज बैच के अंदर था हमारे 10 अटैम्प्ट्स के पास पेपर, विच मीन्स के पिछले 5 साल, जिसमें थ्योरी का हर एक एस्पेक्ट कवर था, जिसके अंदर न्यूमेरिकल का हर एक एस्पेक्ट कवर था। तो आप लोगों से भी मेरी यही डिमांड है या मेरी यही रिक्वायरमेंट है कि आप लोगों ने क्या करना है, लानत है आपकी शक्ल के ऊपर बेटा, कस्टमाइज बैच लेना तो आप इस क्लास से बाहर चले जाएं। कस्टमाइज बैच नहीं लेना, आप लोगों ने 10 अटेम्प्ट्स एटलीस्ट करनी है। क्या आसान जावेद, आप कहाँ से सोचते हैं, मुझे बताएंगे? चले क्लास के बाद बताना चाहते हैं, ठीक है। तो आपने कस्टमाइज बैच नहीं लेना, बल्कि क्या करना है, देखिए कस्टमाइज बैच जो आता है ना वो एक वो सट्टा है, मतलब चाहे तो वो चल जाए चाहे ना चले। अब वो अल्लाह का शुक्र है कि उससे बहुत बच्चे पास हो जाते हैं, लेकिन जिसको टाइम मिला हुआ है, आप लोग जो बैठे हुए हैं आज के दिन पे, नवंबर पूरा, दिसंबर है, जैन है, फेब है, फिर भी कस्टमाइज बैच लेना है। अच्छा, गलती से आप कहना ये चाह रहे थे कि 10 अटेम्प्ट्स के पास पेपर करने हैं। अच्छा फिर ठीक है, तो 10 अटेम्प्ट्स के पास पेपर करने हैं, करवाएगा कौन? मैं करवा दूंगा, लेकिन दोबारा किसने करने हैं? आपने करने हैं। क्या मैंने सेल्स टैक्स करवाया तो 10 अटेम्प्ट के पास पेपर करवा दिए? क्या आपको 10 बड़े न्यूमेरिकल करवाए थे? क्या मैंने आपको थ्योरी के तकरीबन 15 सवाल करवाए थे? करवाए थे। तो वो उन्हीं अटेम्प्ट्स के सवाल आते हैं और आपसे ये रिक्वायरमेंट है कि दोबारा घर जाके उनको कर लें। तो क्या आपको इस चीज़ का जवाब मिल गया कि प्रैक्टिस कितनी ज़रूरी है? ठीक है, चलें जी आगे चलें। अच्छा जी सर, बात करते हैं कि टैक्स जो है वो हमारे पास किस तरह से चार्ज होता है। सबसे पहले स्कोप ऑफ टैक्स है और टैक्स ईयर है। बताएं टैक्स ईयर का कॉन्सेप्ट रेलेवेंट क्यों है? मुझे बताएं कि टैक्स ईयर का जो कॉन्सेप्ट है, जिस तरह से हमने सेल्स टैक्स में पढ़ा था कि टैक्स पीरियड होता है, कितने टाइम का होता है वो? 1 मंथ का होता है। जिस तरह वहां पे टैक्स पीरियड था जो कि 1 महीने का था, इसी तरह इनकम टैक्स के अंदर भी क्या कोई टाइम लिमिट डिफाइन करनी चाहिए जिसके अंदर रहते रहते हमें अपनी इनकम टैक्स की कंप्यूटेशन करनी चाहिए? कुछ ऐसा है? कंप्यूटेशन क्या होती है? कैलकुलेशन या उसकी लायबिलिटी कंप्यूट करना, ऐसा। तो यहां पे भी बताएं क्या 1 महीना होगा या यहां पे 1 साल होता है? यहां पे टाइमलाइन जो है वो थोड़ी डिस्पर्स होती है, और कितनी टाइम की होती है? 12 महीने की होती है, 1 साल की होती है, ठीक है। और नॉर्मली ये साल कब से स्टार्ट हो रहा होता है? एज पर योर प्रीवियस नॉलेज 1 जुलाई से स्टार्ट होता है और एंड कब होता है? 30 जून 2000, जो भी अगला साल होगा 2024, 25, 26 उस हिसाब से स्टार्ट हुआ होगा, वैसे ही एंड हुआ होगा, ठीक है। अब ये बातें मैं उनसे कर रहा हूं जिन्होंने ऑलरेडी पढ़ा हुआ था पिछली टाइम में, उनको तो समझ आ रही होगी मेरी बात, ऑब्वियसली समझ आ रही होगी। और आप लोगों को इसलिए समझ आ रही है क्योंकि कुछ बेसिस में बना के आया हूं इसकी पहले, ठीक है। मतलब ऐसे ही आके कॉन्सेप्ट थ्रो नहीं कर दिया मैंने, ओके। फिर बात करते हैं कि कंप्यूटेशन ऑफ टैक्सेबल इनकम वो किस तरह से कंप्यूट होगी। फिर हम बात करते हैं कि
भाई पर्सन जो है, पर्सन के अंदर क्या सिर्फ आप जैसी शक्लें आती हैं या कोई और भी आता है? अच्छा, एओपी आता है, और क्या आता है? कंपनी आता है, और क्या आता है? इंडिविजुअल तो आता ही आता है, ऐसा है। और फेडरल गवर्नमेंट भी आ जाती है, और प्रोविंशियल गवर्नमेंट भी आ जाती है। तो इसकी एक पर्टिकुलर डेफिनेशन है जो हम आगे जाके पढ़ रहे होंगे। कुछ कुछ चीज़ें देख के आए हैं, लेकिन आगे जाके इन डिटेल पढ़ेंगे। रेजिडेंशियल स्टेटस, इस बात का क्या मतलब है? आपने पहले पढ़ा हुआ है? थोड़ा बहुत पढ़ा हुआ है। तो रेजिडेंशियल स्टेटस क्यों आइडेंटिफाई करना जरूरी है? एक पर्सन, मुझे एक बात बताइएगा जरा, एक इंसान जो, या एक पर्सन जो पाकिस्तान में कभी आया ही नहीं जिंदगी भर, अपनी पूरी जिंदगी में कभी पाकिस्तान नहीं आया, बताएं क्या वो लायबल है एफबीआर को टैक्स देने के लिए? क्यों नहीं? क्योंकि वो कभी पाकिस्तान में आया ही नहीं, उसने कभी यहां पे आके काम किया ही नहीं, यहां पे आके कभी वो रहा ही नहीं। मेरी बात आ रही है समझ? अच्छा, मुझे एक बात बताएं, जो बंदा सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान में रहा है पूरी जिंदगी, क्या उसको टैक्स देना चाहिए? हाँ, देना तो चाहिए, लेकिन बात यह कि क्या इसके लिए कोई ऐसी प्रोविजन है जिस बेसिस पे हम आइडेंटिफाई कर सकें कि कौन बंदा कितने टाइम रहे तो वो टैक्स देगा? तो उसके लिए एक कॉन्सेप्ट आया किस चीज का? रेजिडेंशियल स्टेटस का, कि एक बंदा अगर एक पर्टिकुलर साल में इतने टाइम से ज्यादा या इतने नंबर ऑफ डेज से ज्यादा पाकिस्तान में गुजारेगा तो वो क्या कहलाएगा? रेजिडेंट कहलाएगा। और रेजिडेंट बंदा अपनी पूरी इनकम चाहे पाकिस्तान से कमाई हो चाहे पूरी दुनिया में। सर आपको नींद आ रही है? आपको, आप पीछे देख रहे हैं, आपको नींद आ रही है? जी जी, इस क्लास में सोने की गुंजाइश नहीं है। ऐसा नहीं, आपने पीछे घूम के देखा ना, तो मैंने पूछ लिया आपसे। सही है, चलो ठीक है। नींद पूरी नहीं है? क्लास वैसे इसी टाइम पे होगी, 8:30 ही होगी, ठीक है। तो नींद तो हमें, मैं रात को सो जाना चाहिए टाइम से। और रात को टाइम से कौन सोएगा? जिसका काम पूरे दिन में हो जाएगा, ठीक है, वही सोएगा ना रात को। मतलब क्या हुआ यार? मैंने तो पढ़ना नहीं होता ना, मैं तो और कामों में मसरूफ़ होता हूँ, नोट्स बना रहा होता हूँ आप लोगों के। अच्छा बात सुने, आगे आ जाए। डिटर्मिनेशन ऑफ टैक्स लायबिलिटी, जब मैं टैक्सेबल इनकम कंप्यूट कर लेता हूं तो क्या उस बेसिस पे कोई ऐसा टैक्स का रेट भी होता है जिस बेसिस में मैं टैक्स की लायबिलिटी कंप्यूट कर लेता हूं? ये काम आप सेल्स टैक्स में किस तरह से देख के आए हैं? आपके पास एक सप्लाई होती है और आपके पास एक रेट होता है, उस रेट की बेसिस पे या तो आप आउटपुट टैक्स कंप्यूट कर लेते हैं या आप इनपुट टैक्स कंप्यूट कर लेते हैं। इसी तरह यहां पे आपकी एक इनकम होगी जो कहां से आई होगी? प्रॉपर्टी से आई हो सकती है, कैपिटल गेन से आ सकती है, वो आपकी बिजनेस से आ सकती है, सैलरी से आ सकती है, कोई भी डिविडेंड की इनकम या कोई और इनकम अदर सोर्स की हो सकती है। वो परेशान हो गए कि मैं आ रहा हूं, मेरी आज फिर से जो है ना फील्डिंग सेट हो जाएगी। डेली लेट आना है, डेली लेट आना है। वालेकुम सलाम, लेकिन डेली लेट आना है। चलें ठीक है, मतलब शर्म करेंगे, थोड़ी सी कोशिश नहीं करेंगे। अच्छा खैर, तो मुझे ये बताएं कि आपके जो डिफरेंट सोर्सेज ऑफ इनकम है, जब ये आएंगे आपके पास इन योर हैंड, इन द हैंड ऑफ टैक्स पेयर, तो एक रेट ऐसा होगा जो गवर्नमेंट ने डिफाइन किया होगा, तो हम इस इनकम से मल्टीप्लाई करेंगे और क्या निकाल लेंगे? अपनी टैक्स की लायबिलिटी निकाल लेंगे। अच्छा ठीक है जी, टैक्स की लायबिलिटी भी निकाल ली। फिर हमारे पास ना कुछ रिजीम्स हैं, इंशाल्लाह इसको आगे जाके बताऊंगा आप लोगों को, और वुमेन एंटरप्राइजेस और कुछ कॉमन रूल्स हैं, ये कॉन्सेप्ट्स हैं। तो हम स्टार्ट कहां से लेंगे आज? स्कोप ऑफ टैक्स, और हम लेंगे स्टार्ट अपना टैक्स ईयर से। आ जाएं जी, नोट्स आप लोगों के पास हैं, मैंने शेयर कर दिए थे कल ही। ऑनलाइन वाले हजरात, क्या हम स्टार्ट कर सकते हैं? एक बार प्लीज मुझे कंफर्म कर दें। देखिए मैं एक चीज़ आप लोगों को बता देता हूँ अभी से, मेरी बात को गौर से सुनिएगा। कल मैं फॉर्म में बैठा हुआ था और एक लड़का आया मुझसे पूछने के, मेरे जो है ना इस तरह से 4 पेपर हैं, 3 पेपर हैं और कंटिन्यूसली फेल होते जा रहे हैं, फिर मोटिवेशन आती है, फिर 3 उठा लेते हैं, फिर 4 उठा लेते हैं। तो ये बहुत सारे सवाल मुझे कैफ के बच्चों के भी आए हैं। मैं आपको एक चीज़ ना अभी से बता देता हूँ, किसी का मुँह काला हो ना तो उसको देखते हुए अपना मुँह पहली बात है काला नहीं कर लेते हैं। मतलब किसी के अंदर कैपेबिलिटी हो सकती है 4 पेपरों की, मतलब ये तो एग्जाम्पल थी ना, किसी के अंदर कैपेबिलिटी हो सकती है 4 की, तो वो कर रहा होगा। इस बेसिस पे मैं ये देखूं कि यार मैं भी 4 पेपर कर सकता हूं, क्या ये इंसाफ है? नहीं। इसके लिए सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा? अपने आप को असेस करना पड़ेगा। एक चीज तो ये है सबसे पहले। दूसरी चीज,
रिजल्ट के बाद ना बच्चा हमेशा हो जाता है मोटिवेटेड, बहुत मोटिवेटेड फील करता है, उसके अंदर सिद्धू मूसेवाला आ जाता है, पता नहीं कहाँ से 295 चलने लग जाता है, कुछ भी हो जाता है। तो ऐसा कुछ होता है। मैं एक बात आपको बता देता हूँ, आपके पास ना मोटिवेशन आएगी कि 2 से 3 ऐसे पीक टाइम होंगे जब बैच का स्टार्ट होगा, यहाँ मोटिवेशन होती है फुल, एक हफ्ता बहुत ऐसी मोटिवेशन होती है, आप सोते ही नहीं है जब तक काम पूरा नहीं होता है, ऐसे ऐसे ना बिल्कुल प्रॉपर प्लान टिक लग रहे होते हैं। एक टाइम ये होता है। दूसरा टाइम ये रिजल्ट वाला टाइम। अभी जो वीक चल रहा है ना, मैं किसी को कुछ भी गाइड नहीं कर रहा, क्योंकि हर बंदा सोच रहा है दिमाग से नहीं बल्कि कहां से, अपने जज्बात से। आप लोग क्यों हंस रहे हैं? हर बंदा जज्बात से सोचता है। तो जज्बात में लेने वाले फैसले ये नहीं होते कि यार 3 पेपर 2 पेपर या 1 पेपर या 5 पेपर एक साथ या 4 पेपर एक साथ, ये जज्बात के फैसले नहीं है। 2 चीजें। तो बात ये हुई कि यार यहाँ पे ना मोटिवेशन की गेम नहीं है, मोटिवेशन होती है कुछ टाइम की, 1 हफ्ते की होगी, 2 हफ्ते की होगी, 1 महीने की हो सकती है मोटिवेशन। लेकिन यहाँ गेम मोटिवेशन की नहीं है बल्कि किसकी है? कंसिस्टेंसी की। नहीं, अक्ल तो आप में नहीं है, अक्ल आप में नहीं है, यहाँ पे गेम है कंसिस्टेंसी की। थोड़ा थोड़ा करके बहुत ज्यादा हो सकता है, बजाय कि हफ्ते वाले दिन सारे हफ्ते के लेक्चर ले लेंगे, पूरे हफ्ते के लेक्चर हफ्ते वाले दिन देख लेंगे। संडे भी तो अपना ही है, संडे को कौन सा सर ने क्लास रखनी है, और पता चलता है सर ने संडे वाले दिन भी क्लास रख ली है और फिर आपका प्लान इधर उधर हो गया। मेरी बात आई है समझ? इंशाल्लाह हम संडे वाले दिन क्लास नहीं रखेंगे। जो लास्ट रखी थी वो भी इस वजह से रखी थी कि आप लोगों को मैं मंडे का ऑफ दिया, मैंने ट्यूसडे का भी दिया, चलो ठीक है, पोस्ट रिजल्ट बैच की वजह से रखी थी। तो हम इंशाल्लाह संडे वाले दिन क्लास नहीं रखेंगे, मुझे भी टाइम चाहिए होता है। मेरी बात को समझ गए आप लोग? यहाँ मोटिवेशन की गेम नहीं है। ये शायद आप लोगों को बात लग रही हो बहुत अजीब सी कि सर ये तो टैक्स ईयर पढ़ाएं, क्या पढ़ाने लगे हैं? बताएं टैक्स ईयर कब से स्टार्ट होता है, कौन सा नॉर्मल, कौन सा स्पेशल, कौन सा ट्रांजिशनल टैक्स ईयर? ये मोटिवेशन की गेम नहीं है बेटा, ये कंसिस्टेंसी की गेम है। डेली जाके 1 घंटा पढ़ना पड़ेगा और बोरिंग लगेगा आपको, लेकिन अल्लाह का शुक्र ऐसा जब आप तब अदा करेंगे जब इंशाल्लाह आपका रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है। और जब मैंने उस लड़के को प्लान बताए, अपने प्लान्स दिखाए कि मैंने एफएफआर, बीएफडी टैक्स, एफएफआर, बीएफडी ऑडिट और एसपीएम मैंने किस तरह से ना डिसबर्स टाइमलाइन में डेली बेसिस पे किया, वो तो देख के हैरान हो गया कि यार मतलब डेली इतना काम और डेली इतनी ही बोरियत। लेकिन अल्लाह का शुक्र है फिर उसका रिटर्न उसी तरह से आता है। तो यहाँ पे मोटिवेशन से काम नहीं चलता, कंसिस्टेंसी से काम चलता है, ठीक है। चाहे 1 घंटा, लेकिन रोज का। संडे वाले दिन सुकून कर लेंगे, मसला नहीं है, ठीक है। संडे वाले दिन नहीं पढ़ेंगे, लेकिन संडे वाले दिन वही नहीं पढ़ेगा जिसने पूरा हफ्ता पढ़ा होगा। आ रही है मेरी बात समझ? चलें, तो कहते हैं जी स्कोप ऑफ टैक्स क्या है हमारे पास। ये तो मामूली से एक बात है, असल कॉन्सेप्ट तो टैक्स ईयर से स्टार्ट होता है। कहते हैं कि इनकम टैक्स का जो लॉ है ना वो डील करता है विद द लेवी ऑफ टैक्स ऑफ ऑन द इनकम ऑफ द पर्सन। मतलब एक इंसान जो है या एक पर्सन जो है वो इनकम कमाएगा, उसके ऊपर वो टैक्स लगाएगा। ये तो मामूली सी बातें करता है। इनकम टैक्स शैल बी इम्पोज्ड फॉर ईच टैक्स ईयर on every person who has a taxable income as per the applicable tax rates। क्या ये एक लाइन पूरे चैप्टर के जितने भी आपके यहाँ पे कंटेंट्स हैं, क्या इस सबको समराइज कर रही है? दोबारा से बता देता हूं किस तरह से कर रही है। ये देखें, इनकम टैक्स लगता है, इंपोज होता है हर टैक्स ईयर, ईच टैक्स ईयर, हर साल लगेगा। यहां से कॉन्सेप्ट कौन सा निकल के आएगा? टैक्स ईयर का कॉन्सेप्ट निकल के आएगा। ऑन एवरी पर्सन, हर पर्सन पे लगेगा, यहां से पर्सन का कॉन्सेप्ट निकल के आएगा। अच्छा, हु हैज टैक्सेबल इनकम, यहां से टैक्सेबल इनकम को कंप्यूट कैसे करना है ये कॉन्सेप्ट निकल के आएगा। और रेट्स कौन से होंगे वो यहां पे बताए होंगे जब हम जाएंगे किसके ऊपर, कंप्यूटेशन ऑफ या डिटर्मिनेशन ऑफ टैक्स लायबिलिटी। मेरी बात आ रही है समझ? तो एक डेफिनेशन है, लेकिन ये डेफिनेशन क्या बता रही है? ये पूरा दरिया है, पूरा समंदर है, ठीक है। कि एक बंदा हर साल टैक्स देगा, लेकिन कब देगा? जब उसके पास क्या होगी? टैक्सेबल इनकम। वो इनकम होती है जिसके ऊपर टैक्स लगता है। अगर आपका लॉस होगा तो तब भी टैक्स देंगे आप। तो इनकम, टैक्सेबल इनकम माइट भी ना हो, लेकिन लॉस की वजह से भी टैक्स देना पड़ सकता है या नहीं? चलें ठीक है, अभी के लिए नहीं, लेकिन इंशाल्लाह आगे जाएंगे तो आपको एक कॉन्सेप्ट पढ़ाऊंगा मिनिमम टैक्स का, तब देना पड़ सकता है। लॉस के ऊपर भी देना पड़ सकता है। सर ये बहुत अजीब बात कर दी आपने, लेकिन हाँ ऐसा है। अभी के लिए लॉस के ऊपर टैक्स नहीं होता, अभी के लिए। जब इंशाल्लाह इनकम फ्रॉम बिजनेस पढ़ेंगे तब समझाऊंगा। सर ये क्लास रोज जूम ऐप पर ही होगी? बेटा हम तो ऐसे ही करते हैं, डेली यही करते हैं हम तो, लाइव जूम पे होती है। अच्छा जी, तो बताएं क्या यहां से डिफरेंट कॉन्सेप्ट निकल के आते हैं?
टैक्स ईयर का, टैक्सेबल इनकम का, एप्लीकेबल टैक्स रेट्स का, और तरीकाकार क्या है जिस हिसाब से टैक्स लगेगा। ओके, रजिस्टर नजर नहीं आ रहे मुझे आज, 1 2 3 बस ये सामने वाले बैठे हुए हैं, सामने से विंडो ड्रेसिंग की हुई है। ओ भाई निकालें अपने रजिस्टर्स, क्या कर रहे हैं, निकालें पेन। ठीक है बेटा, कहाँ पे है? अभी 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 आप लोग चलें, ठीक है, आ जाएं, टैक्स ईयर पे आ जाएं, स्टार्ट करें। आप लोगों ने मुझे भी थोड़ी देर पहले बताया कि सर एक टाइमलाइन ना डिफाइन करना बहुत ज़रूरी है। वो इसलिए ज़रूरी है कि हमें पता हो कि हमने यार किस पर्टिकुलर टाइम से स्टार्ट करना है, कब हमने एंड करना है, किस टाइम पीरियड की हमने इनकम लेनी है, किस टाइम पीरियड के हमने एक्सपेंसेस लेने हैं, और अल्टीमेटली अपनी टैक्सेबल इनकम कंप्यूट करनी है। क्या आप लोगों ने मुझे बताया? क्या ये टाइमलाइन आइडेंटिफाई करने का यही मकसद था? हम एक डेट से स्टार्ट करेंगे और एक डेट पे जाके एंड करेंगे, और अल्टीमेटली यहां पे जो फाइनल फिगर्स होंगी उसके ऊपर हम क्या दे देंगे? अपना टैक्स दे देंगे। हम टैक्स की जुबान में इसको क्या कहते हैं? टैक्स ईयर बोलते हैं इसको। अब उसने बोला कि यार आपके पास ना 3 तरह के टैक्स ईयर्स हो सकते हैं। एक तो नॉर्मल टैक्स ईयर, आप लोगों ने मुझे इसका जवाब दिया, बताएं जी कब से स्टार्ट होते हैं नॉर्मली और कब एंड होता है? 30 जून 2000, कोई भी आगे वाला साल। अच्छा चले इस बार की एग्जांपल दे दें मुझे, अभी जो 30 जून 2025 गुजरा, ये स्टार्ट कब हुआ होगा? 1 जुलाई 2000। और मुझे बताएं ये जो 1 जुलाई 2025 अभी अभी जो गुजरी है, 1 जुलाई 2025 को जौन सा साल स्टार्ट हुआ है, ये एंड कब होगा? क्या ये आज पहली क्लास है पोस्ट रिजल्ट की, इसलिए इतना रश है, इतना शोर है? यस सर, ये यस वाला कौन है? इसका मतलब आप डेली नहीं आएंगे, इसका मतलब है ये मोटिवेशन आपकी मोटिवेशन है, इट्स नॉट कंसिस्टेंसी। कुछ चेहरे ऐसे हैं जो कंसिस्टेंसी की बेसिस पे नजर आ रहे हैं मुझे, ये जज्बात वाले हैं। चले नहीं, अल्लाह करे सर, इंशाल्लाह हम सभी यही होंगे। तो हमारा जो साल 1 जुलाई 2025 पे स्टार्ट हुआ, वो एंड कब हो रहा है? मेरे भाई आप बताएं, वो एंड पे जो बैठे हुए हैं, जी आप बताएं आखिर में। जी ये साल जो स्टार्ट हुआ है 1 जुलाई 2025 पे, ये एंड कब होगा? 30 जून 2026। और ये क्या कहलाता है? नॉर्मल टैक्स ईयर ये कहलाता है। एक आम इंसान का, आप जैसे और मेरे जैसे इंसान का जो टैक्स ईयर होगा, या हुकूमत पाकिस्तान का जो टैक्स ईयर नॉर्मली है, वो क्या है? जुलाई से जून तक। और आपको पता है हर साल जून में ही बजट आ रहा होता है आपका नया, तो यहां से भी आपको एक आइडेंटिफिकेशन हो सकती है। तो बात करते हैं कि यार आपके पास एक है नॉर्मल टैक्स ईयर, फिर एक है स्पेशल टैक्स ईयर, और फिर एक होता है आपका कौन सा? ट्रांजिशनल टैक्स ईयर। आ जाएं जी, इसके ऊपर बात करते हैं। नॉर्मल टैक्स ईयर क्या है? नॉर्मल टैक्स ईयर इज द पीरियड ऑफ 12 मंथ्स। 12 मंथ्स का मतलब है 1 साल या 1.5 साल? 1 साल। 1 साल का पीरियड होगा जो कि एंड होगा हमेशा किसके ऊपर? लिख रहे हैं आप लोग अपने पास, नॉर्मल टैक्स ईयर की हेडिंग देके लिख रहे हैं कि आप क्या करेंगे? 12 महीने का टाइम है, टाइम फ्रेम कितने जी? 12 मंथ्स। हमेशा एंड किस पे होगा? 30 जून पे। और ये क्या कहलाएगा? नॉर्मल टैक्स ईयर। और बात ये कि इसकी आइडेंटिफिकेशन कैसे करनी है, इसको डिनोट कैसे करना है, इसको डिनोट कैसे? अच्छा अगर मैं कहीं आगे चलते हुए डोनेट बोल दूं ना, तो यार माजरत, ये डिनोट ही बोल रहा हूं मैं, ठीक है? वो ऊपर नीचे हो सकता है जज्बात में। सर आप भी जज्बात में आ गए, कंसिस्टेंसी कहाँ गई आपकी? मेरी कंसिस्टेंसी नजर आ गई है लोगों को, छोड़ दें उसको। तो कहते हैं कि ये डिनोट किया जाएगा किससे? अच्छा एग्जाम्पल ले लेते हैं। डिनोट करने के लिए हम लेते हैं सबसे पहले इसकी एग्जाम्पल, इसको मैं हटा रहा हूं, एग्जाम्पल आपके सामने मैं लिखता हूं यहां पे। 1 जुलाई 2025 ये स्टार्ट हुआ और एंड कब हुआ? 30 जून 2026 पे। बात ये कि यार इसका कोई साइन तो होना चाहिए कि जिसको आप और मैं एक कॉमन टर्म्स की बेसिस पे समझ सकें। आप लिखें टैक्स ईयर 2025, आप लिखें टैक्स ईयर 2026, आप लिखें टैक्स ईयर 2027, आप ये लिखें और मैं समझ जाऊं कि यार ये डेट स्टार्ट कब हुई होगी और ये डेट एंड कब हुई होगी। मतलब मुझे इसको क्या करना है? डिनोट करना है, एक ऐसा साइन देना है जो कि यूनिवर्सल है हमारे बीच। आपकी और मेरी टर्म्स एक ही होंगी, उस बेसिस पे हम इसको एक साइन अलॉट कर देते हैं। कहता है कि इसको हमेशा तुम डिनोट करोगे किससे?
डिनोटेड बाय द कैलेंडर ईयर इन विच द सेट डेट फॉल। अब ये सेट डेट पता है कौन सी है? क्लोजिंग डेट, क्लोजिंग डेट फॉल्स। सेट डेट्स मीन 30 जून 2026। मुझे बताएं ये जो आपके पास डेट है 30 जून 2026 की, ये किस पर्टिकुलर कैलेंडर में फॉल करती है? कैलेंडर कौन सा होता है? आपके घर में जो कैलेंडर आता है उसमें वो जैन से स्टार्ट होता है और कब तक जाता है? इसको इसी तरह याद करना है। आपके घर में जो कैलेंडर पड़ा हुआ है, जब इंशाल्लाह 2026 का साल आएगा और जो आपके घर में कैलेंडर आएगा, जो अब्बू लेके आएंगे कैलेंडर, उसके अंदर डेट होगी 1 जनवरी 26 से लेके 31 दिसंबर 2026। ये नॉर्मल कैलेंडर है ना, कैलेंडर ऐसे ही होता है। या कैलेंडर आपका जून से स्टार्ट होकर जुलाई तक होता है, जुलाई से स्टार्ट होकर जून तक होता है। कैलेंडर तो ऐसा नहीं होता ना। कहता है कि जिस पर्टिकुलर कैलेंडर में आपकी क्लोजिंग डेट फॉल करती है ना, उसी साल से आप इसको क्या कर दें? डिनोट कर दें। विच मीन्स 30 जून 2026 किस पर्टिकुलर कैलेंडर में फॉल करता है? 2025 के कैलेंडर में या 26 के कैलेंडर में? तो इसको मैं फिर किस तरह से जाके डिनोट करूं बताएं जी? क्या लिख दूं इसको मैं? टैक्स ईयर 2000। क्या मैं इसको इससे डिनोट कर सकता हूं? TY26 से। और TY26 से डिनोट करके मैं क्या बता रहा हूं कि यार ये मेरा जो 2026 का साल है ये स्टार्ट कब हुआ था? जो बोलता नहीं है ना क्लास में उसको नींद आती है, पता है जी, तो इन्वॉल्व हुआ करें। तो टैक्स ईयर 26 का क्या मतलब होता है? 1 जुलाई 2025 से लेके कब तक? तो अगर कोई आपसे पूछे कि यार मुझे बताएं कि किस तरह से इसको डिनोट करना है, तो आप उसको क्या बोलेंगे? हम देखेंगे कि हमारी क्लोजिंग डेट क्या है साल की। क्लोजिंग डेट जिस पर्टिकुलर कैलेंडर में फॉल करती है, उस कैलेंडर से मैं क्या कर दूंगा इसको? तो क्या मैंने इस पर्टिकुलर एग्जाम्पल को डिनोट कर दिया? इसको अपने पास नोट करें, 1 मिनट का टाइम ले लें, अपने पास नोट कर लें। ऑनलाइन वाले हजरात क्या सब साथ हैं? ये कॉन्सेप्ट बहुत रेलेवेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत रेलेवेंट है। हर एक न्यूमेरिकल में आएगा। चैप्टर 4 के हिसाब से इटसेल्फ भी इंपॉर्टेंट है, अलग से भी आ सकता है और न्यूमेरिकल में तो आता ही आता है। ये इतना इंपॉर्टेंट है जिसकी हद नहीं है। बातें कर लें या लिख लें? लिख लें। अच्छा चलें, आप लोगों को शॉर्टकट भी बता देंगे इसका, लेकिन पहले इसको आप अच्छे से समझ लें। शॉर्टकट एंड पे या पहले? अभी कल कोई बच्चा पूछ रहा था चैप्टर 19 के बता दें इंपॉर्टेंट। मेरा ख्याल है अभी नहीं, अभी टाइम नहीं आया इंपॉर्टेंट का, या अभी से बता दें? पूरी किताब के बता देता हूँ और घर बैठ जाता हूँ जाके। ऐसे नहीं होता ना। चलें आगे चलें। अब बात करते हैं किसकी? स्पेशल टैक्स ईयर की। आपने पढ़ा नॉर्मल टैक्स ईयर, जरा समराइज करवा देते हैं। 12 महीने का होगा और हमेशा उसकी एंडिंग कहां पे होगी? 30 जून पे। और उसको डिनोट करेंगे उस कैलेंडर ईयर से जिस कैलेंडर में उसकी क्लोजिंग डेट फॉल करती है। एग्रीड? ओके डन। अब बात करते हैं स्पेशल टैक्स ईयर की। कहता है कि स्पेशल टैक्स ईयर भी आपका 12 महीने का ही होगा, लेकिन इसमें और नॉर्मल टैक्स ईयर में डिफरेंस क्या होगा? कि स्पेशल टैक्स ईयर जो है ना आपका, वो 30 जून पे एंड नहीं होगा। मतलब अगर मैं ये बात करूं कि आपका ईयर स्टार्ट हुआ और एंड हुआ 30 जून पे, तो क्या आपके जहन में कोई दूसरा सवाल आना चाहिए या आप ये बोलेंगे ये नॉर्मल टैक्स ईयर है? क्योंकि उसकी एक कैरेक्टरिस्टिक्स है, उसकी खसूसियत है। वो क्या? कि वो हमेशा एंड किस पे होता है? 30 जून पे हमेशा एंड होता है। ये उसकी खसूसियत है। तो इस बात का मतलब ये हुआ कि जब मैं स्पेशल टैक्स ईयर को डिफाइन करने जाऊंगा तो मैं बोलूंगा कि हाँ ये भी 12 महीने का ही होता है, लेकिन इसकी जो एंडिंग डेट है वो कभी भी 30 जून नहीं होगी।
30 जून हमें कभी भी इसकी एंडिंग डेट नहीं होगी, क्योंकि वो किसकी खसूसियत है, वो नॉर्मल टैक्स ईयर की खसूसियत है। आ जाए आगे आ जाए। कहते कि वेयर द पर्सन्स इनकम टैक्स ईयर या इनकम ईयर इज डिफरेंट फ्रॉम द नॉर्मल टैक्स ईयर। एक इंसान का टैक्स ईयर नॉर्मल टैक्स ईयर से डिफरेंट हो। अ पर्सन हैज बीन अलाउड बाय द कमिश्नर टू यूज अ 12 मंथ पीरियड, मतलब 12 महीने का टाइम पीरियड ही होगा, 11 का नहीं हो सकता, क्योंकि पूरे साल की कंप्यूटेशन कर रहे हैं हम। वो चाहे तो 1 जनवरी से लेकर 31 दिसंबर तक भी हो सकते हैं, वो चाहे तो 1 नवंबर से लेकर 31 अक्टूबर तक भी हो सकते हैं, वो चाहे तो 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च भी हो सकते हैं। ये 31 मार्च कौन सी, अगले साल की। और जब मैं अक्टूबर से स्टार्ट कर रहा हूं, सॉरी जब मैं नवंबर से स्टार्ट कर रहा हूं 1 नवंबर से, तो अक्टूबर कौन सी, अगले साल की अक्टूबर। और जब मैं 1 जनवरी से स्टार्ट कर रहा हूं तो दिसंबर कौन सा, अगले साल का, नहीं इसी साल का, क्योंकि 1 जनवरी से स्टार्ट करूंगा तो 12 महीने इसी साल में पूरे हो जाएंगे। आ रही मेरी बात समझ? ये हो सकता है, होगा 12 महीने का, लेकिन डिफरेंट फ्रॉम नॉर्मल टैक्स ईयर। और नॉर्मल टैक्स ईयर हमेशा एंड किस पे होता है, 30 जून पे। यार यहां तक सब साथ हैं, चले यहां तक सब साथ हैं, अच्छी बात है, आगे भी रहेंगे इंशाल्लाह। कहते हैं कि जब एक बंदे का टैक्स ईयर डिफरेंट होता है नॉर्मल टैक्स ईयर से, लेकिन कमिश्नर ने उसको अलाउ किया होता है कि वो 12 महीने का पीरियड यूज कर सकता है, लेकिन अदर देन नॉर्मल टैक्स ईयर, तो वो क्या कहलाता है उसका, वो उस पर्टिकुलर पर्सन का शैल बी दैट पर्सन स्पेशल टैक्स ईयर, ये उस बंदे का स्पेशल टैक्स ईयर कहलाएगा। और इसको किस तरह से डिनोट किया जाएगा, ये इंपॉर्टेंट चीज है, इसको किस तरह से डिनोट किया जाएगा। इसके लिए हम क्या ले लेते हैं, सबसे पहले एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। एग्जाम्पल आपके सामने, 1 जनवरी 2025 से लेके 31 दिसंबर 2025, क्या ये 12 महीने का पीरियड है? क्या ये जो टाइम लाइन मैंने बनाई है, क्या ये 12 महीने की है? जी सर 12 महीने की तो है। इस बात का लेकिन ये 30 जून पे एंड नहीं हो रहा, इस बात का क्या मतलब हुआ? इस बात का मतलब ये हुआ कि ये है हमारे पास है स्पेशल टैक्स ईयर। अब बात ये कि इसको मैं किस तरह से डिनोट करूं, ये जरूरी चीज है, इसको किस तरह से डिनोट करूं। कहते हैं कि आप क्या उठाएं, इसकी सबसे पहले क्लोजिंग डेट, इट शैल बी डिनोटेड बाय द कैलेंडर ईयर, वही कैलेंडर ईयर जो आपके घर में कैलेंडर पड़ा हुआ है ना, वही कैलेंडर ईयर, लेकिन उठाना कौन सा कैलेंडर है, रेलेवेंट टू द नॉर्मल टैक्स ईयर, रेलेवेंट टू द, इस बात को समझाता हूं, इन विच द क्लोजिंग डेट ऑफ द स्पेशल टैक्स ईयर फॉल्स। पहले मेरी बात को समझ लिएगा, फिर इस पे आते हैं और फिर इंशाल्लाह उसके बाद आपको इसका शॉर्टकट समझाते हैं। डिनोटेड बाय द कैलेंडर ईयर रेलेवेंट टू द नॉर्मल टैक्स ईयर। मुझे एक बात बताएं, एक छोटी सी बात बताएं, ये जो पर्टिकुलर डेट है ये किस नॉर्मल टैक्स ईयर में फॉल करती है? ये जो पर्टिकुलर डेट मैंने आपके सामने हाईलाइट की, नॉर्मल टैक्स ईयर कौन सा चल रहा होगा, कि कब से स्टार्ट हुआ होगा, कब एंड हुआ होगा, जिसमें ये डेट फॉल कर रही होगी? वो जो नॉर्मल टैक्स ईयर है वो स्टार्ट हुआ होगा 1 जुलाई और एंड कब हो रहा होगा? 30 जून 2026। मेरी बात को गौर से सुनिएगा। कहते हैं कि ये जो क्लोजिंग डेट है ना, पहले देख लो कि ये किस नॉर्मल टैक्स ईयर में फॉल करती है। क्या नॉर्मल टैक्स ईयर यही है? क्लोजिंग डेट रेलेवेंट टू क्लोजिंग डेट रेलेवेंट टू नॉर्मल टैक्स ईयर। अभी मैंने सिर्फ इतनी बात की है, मैंने बोला कि मेरा एक स्पेशल टैक्स ईयर है जो कि 12 महीने का है, जो कि स्टार्ट हुआ है 1 जनवरी 2025 से और वो एंड होता है हमेशा 31 दिसंबर 2025 पे। मेरा मसला ये नहीं है कि ये स्पेशल है या नॉर्मल है, मुझे पता है कि ये स्पेशल है। क्यों? क्योंकि 30 जून पे एंड नहीं हो रहा और है भी 12 महीने का, ये तो कंफर्म है। लेकिन मसला ये कि इसको मैं डिनोट कैसे करूंगा, इसकी आइडेंटिफिकेशन मार्क क्या होगा, इसको कौन सा टैक्स ईयर लिखना है मुझे। कहते हैं कि इसके लिए आप क्या करो, सबसे पहले देखो कि नॉर्मल टैक्स ईयर कौन सा चल रहा है। हमने देख लिया यार नॉर्मल टैक्स ईयर ये चल रहा है जो रेलेवेंट है किससे, मतलब आपकी क्लोजिंग डेट किस नॉर्मल टैक्स ईयर में फॉल करती है। हो गया, एक बात आइडेंटिफाई होगी। अब आपके लिए
आइडेंटिफाई करना आसान है। मुझे बताएं कि इस पर्टिकुलर ये जो नॉर्मल टैक्स ईयर है, इसकी क्लोजिंग डेट ये किस कैलेंडर में फॉल करती है? टैक्स ईयर 2000। ये 2026 का कैलेंडर आपके घर में पड़ा होगा जिसके अंदर इसकी क्या आ रही है? क्लोजिंग डेट आ रही है। तो इस बात का मतलब है कि इसको तो मैं किससे मार्क कर सकता हूं? मेरी बात आई समझ? अब जरा इस लाइन को पढ़ेगा मेरे साथ आके, अब पढ़ेंगे ज्यादा अच्छे से समझ आ जाएगा। पहले मैं हाईलाइट हटा दूं, चलने जी। कहते कि स्पेशल टैक्स ईयर आपका डिनोट होता है बाय दी कैलेंडर ईयर। कैलेंडर ईयर वही कैलेंडर जो आपके घर में पड़ा हुआ था, रेलेवेंट टू द नॉर्मल टैक्स ईयर। ये देखें, कैलेंडर ईयर रेलेवेंट टू द नॉर्मल टैक्स ईयर, ऐसे ही है ना, उल्टा चल रहा हूं, उल्टा। कैलेंडर ईयर रेलेवेंट टू द नॉर्मल टैक्स ईयर इन विच द क्लोजिंग डेट ऑफ द स्पेशल टैक्स ईयर फॉल्स। क्लोजिंग डेट, ये क्लोजिंग डेट थी आपके स्पेशल टैक्स ईयर की। कहते कि जिस वो वाला कैलेंडर उठाना जो आपके घर में है, जो रेलेवेंट है टू नॉर्मल टैक्स ईयर, और आपके स्पेशल टैक्स ईयर की डेट उसके अंदर फॉल करती है। मेरी बात आई समझ? सर ये बहुत अजीब बात कर दी आपने, लेकिन कोई इसका शॉर्टकट भी बता दें हमें। उससे पहले एक एग्जांपल छोटी सी और ले लेते हैं। मुझे बताएं कि अगर मैं स्टार्ट करता हूं 1 अप्रैल 2025 से, कहां पे एंड हो रहा है बताएं जी? 31 मार्च 2000, 31 मार्च 2026। आप लोग मुझे इसका जरा सॉल्व करके बताएं क्या आंसर आ रहा है। 2026 कैसे निकाला आप लोगों ने? बेटा मुझे जरा इसका टैक्स ईयर तो टाइम ले लें, सब ले लें, सब अपनी अपनी कंप्यूटेशन कर लें। एग्जाम्पल आपके सामने है, 1 मिनट का टाइम ले लें, सब अपनी अपनी कंप्यूटेशन कर लें, मुझे इसका टैक्स ईयर बता दें। टाइम ले लें बेटा, सारे टाइम ले लें। ऊपर एग्जाम्पल बनाई भी है मैंने, जिस तरह से मैंने बनाई है वैसे ही करें आप भी। वो एंड पे बैठे हुए जो जी। बेटा सेल्स टैक्स जो है वो आपका तकरीबन 30 घंटों का होगा, 30 आवर्स, 30 to 35। बेटा चैप्टर 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 कौन से? 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 प्योरली न्यूमेरिकल हैं, और यहां से केस स्टडी आ सकती है। मेरी बात आई समझ? अब केस स्टडी में क्रैमिंग नहीं पूछता, वो क्या करता है, आपसे एप्लीकेशन करवाता है कॉन्सेप्ट की, ठीक है ना। मतलब अगर उसने पूछना होगा ना कि रेजिडेंट टैक्स पेयर बताओ, तो नंबर ऑफ डेज कंप्यूट करवाएगा आपसे। पूछना होगा ना कि बताओ कौन सा टैक्स ईयर चल रहा है, तो एग्जाम्पल देके पूछेगा। ये जो थ्योरी मैं आपको पढ़ा के आ रहा हूँ, ये थ्योरी आपसे ऐसे नहीं पूछेगा। मेरी बात आई समझ? वो आपको नंबर्स दे देगा, स्टार्टिंग डेट एंडिंग डेट देगा, और उस बेसिस पे क्वेश्चन बना के पूछेगा केस स्टडी फॉर्म में। जी बेटा आंसर नहीं आया आप लोगों का? गुलाम हैदर कह रहे हैं टैक्स ईयर 26, बाकी सबने कहा है टैक्स ईयर 26। आप लोग क्या कहते हैं? टैक्स ईयर 26। चलें अभी तक जो पढ़ा है पहले उस बेसिस पे कंप्यूट करते हैं। आपने बताएं कैसे आंसर निकाला इसका। सबसे पहले आपने देखा कि आपकी जो क्लोजिंग डेट है ना वो क्या है, 31 मार्च 2026 आपकी क्लोजिंग डेट है। ये क्लोजिंग डेट किस नॉर्मल टैक्स ईयर में फॉल करती है? सबसे पहले आपने ये देखा, ये क्लोजिंग डेट किस नॉर्मल टैक्स ईयर में फॉल करती है? बताएं किस नॉर्मल टैक्स ईयर में फॉल करती है? मतलब वो स्टार्ट हुआ होगा 1 जुलाई 2025 और कहां पे एंड हुआ होगा? ऐसा है, ये इसमें तो फॉल करती है। फिर आपने ये देख लिया कि यार अच्छा ये इसमें फॉल करती है, तो बताएं इसकी क्लोजिंग डेट जो है वो किस कैलेंडर में फॉल करती है, जो कैलेंडर आपके घर में पड़ा होगा? क्या ऐसा ही है? तो इस बेसिस पे आपने इसको क्या अलॉट कर दिया कि ये टैक्स ईयर कौन सा है? 2026। मेरी बात आ रही है समझ? अच्छा चलें ठीक है, आगे आ जाएं। शॉर्टकट बताऊंगा एंड पे, जब ट्रांजिशन भी पढ़ा दूंगा इंशाल्लाह, तब आप लोगों के लिए आसानी हो जाएगी। दिसंबर वाले में भी करना है, चलें दिसंबर वाले में भी कर लेते हैं। एक और एग्जांपल, बल्कि नहीं दिसंबर नहीं,
1 नवंबर 2025 ये स्टार्ट हुआ है और एंड हुआ है आपका कहां पे? 31 अक्टूबर 2000। बताएं जी टैक्स ईयर कौन सा है इसका? क्या तुक्के मार रहे हैं आप? टैक्स ईयर कौन सा है इसका? टैक्स ईयर कौन सा है इसका? कंप्यूट करें, कंप्यूट करें, इसीलिए मैंने ये बना के दिया था। टैक्स ईयर कंप्यूट करके बताएं बेटा प्लीज, आप भी कंप्यूट करके बताएं बेटा, आप सब भी कंप्यूट करके बताएं, आंसर चाहिए मुझे। मेरे भाई आपको आखिर से नजर आते हैं? आपको नजर आते हैं सही से? ग्लासेस लगी हुई ना इसलिए पूछ रहा हूं। बेटा बताएं टैक्स ईयर 27 किस तरह से आया है? सबसे पहले आपने देखा कि आपकी क्लोजिंग डेट क्या है, आपने ये देखा। फिर आपने ये देखा कि किस नॉर्मल टैक्स ईयर में फॉल करती है। आपने कहा कि सर ये फॉल करती है, एक नॉर्मल टैक्स ईयर होगा जो कब से स्टार्ट हुआ होगा? 1 जुलाई 2026 से स्टार्ट हुआ होगा और ये एंड हो रहा होगा 30 जून 2000। फिर आपने कहा कि सर ये जो 30 जून 2027 है ना, ये हमारे पास जब अबू 2027 वाला कैलेंडर घर में लेके आएंगे ना तब ये डेट आएगी। ये सोचा ना आपने? तो मतलब ये किस कैलेंडर में फॉल करती है? आसान जावेद को समझ आ गया ना, इसका मतलब सबको आ गया। ऐसा आपका सही एंड पे आता है। नहीं यार मजाक कर रहे हैं आसान जावेद, बुरा तो नहीं लगा आपको? लग भी जाता तो क्या मसला था, तब भी ठीक है। आगे बढ़े तो टैक्स ईयर 2027। अब आप लोग एक शॉर्टकट बता दूं, अभी बता दूं? चलें अभी बता देते हैं, चलें अभी बता देते हैं। कौन सी बेटा? ये देखें दिसंबर के ऊपर आपने क्या लिखा है यहाँ पे, कौन सा आइडेंटिफाई किया टैक्स ईयर? 26 पहले, सबसे पहले मैंने एग्जाम्पल करवाई थी। अब आ जाए मैं कुछ एग्जाम्पल्स ले लेता हूँ, मैं कुछ एग्जाम्पल्स ले लेता हूँ। आप लोगों ने करनी है नॉर्मल तरीके से कंप्यूट, आप जैसे मैंने करवाया आप लोग इसी तरह से करेंगे और मैं सिर्फ देख देख के आंसर लिख दूंगा। सॉरी, 1 मई 2025 एंड कब होगा बेटा? ये 31 अप्रैल या 30 अप्रैल? 30 अप्रैल, सॉरी सर, 30 अप्रैल 2000। मुझे बता दें इसका, इस पर्टिकुलर ईयर का टैक्स ईयर कौन सा है? आप लोग नॉर्मली कंप्यूट करें, नॉर्मली कंप्यूट करें, फिर मैं आपको आंसर दूंगा कि किस तरह से। एक और बहुत तेज बच्चे हैं यार। अच्छा इसके बाद कोई और बता दें। 1 अक्टूबर 2024 से लेके कब तक? 30 सितंबर 2000। आप लोगों ने कंप्यूट करना है, मुझे तो नहीं पता आप क्या कंप्यूट कर रहे हैं। एक चीज, 2 हो गए। तीसरी एग्जांपल एक और, एक और एग्जांपल छोटी सी। 1 जनवरी, यहां रुक जाएं, इसको हम करते हैं 1 फेब 2025 से लेके ये कब तक जा रहा है? 31 जनवरी 2000। टैक्स ईयर कौन सा है बेटा? बताते हैं मुझे, किस तरह से आपने आइडेंटिफाई किया? इस पर्टिकुलर सिनेरियो में, इस पहले वाले सिनेरियो में आप लोगों ने ये सोचा होगा कि सर 30 अप्रैल है, ये नॉर्मल ईयर में फॉल करती है, वो कब एंड हो रहा है? वो 30 जून 2026 में एंड हो रहा है, और इसका मतलब है कि टैक्स ईयर 26। आपने मुझे आइडेंटिफाई करके बता दिया सर टैक्स ईयर 2026। एग्रीड? अच्छा इसके बाद आप लोगों ने देखा कि सर ये 30 सितंबर 2025 है, 30 सितंबर 2025 है। ये किस नॉर्मल टैक्स ईयर में टाइमलाइन आ रही? कौन सी टाइमलाइन होगी नॉर्मल टैक्स ईयर जिसमें फॉल कर रही है? 1 जुलाई 2025 से स्टार्ट हुआ होगा और 30 जून 2026 में एंड हुआ होगा, तो उस 30 जून 2026 वाले कैलेंडर में ये डेट आ रही है। ऐसा आपने इसी तरह सोचा, तो आपने कह दिया कि सर ये टैक्स ईयर 2000। फिर आपने इस वाले में क्या सोचा? 31 जनवरी 2026 में क्या सोचा कि ये किस नॉर्मल टैक्स ईयर में फॉल करता है? वो ये वाला टैक्स ईयर स्टार्ट हुआ होगा 1 जुलाई 2025 से
एंड हो रहा होगा 30 जून, और आपने यहां पे कौन सा टैक्स ईयर लिखा? ठीक है, एक और एग्जांपल ले लेते हैं, एक छोटी सी एग्जांपल और ले लेता हूं। स्टार्ट हो रहा है जी आपका ये फर्स्ट जून 2000, बताएं जी टैक्स ईयर कौन सा? टैक्स ईयर क्या ये नॉर्मल टैक्स ईयर है? क्या ये नॉर्मल? हाँ बिल्कुल सर नॉर्मल है। क्या ऊपर वाले नॉर्मल नहीं थे? क्यों नॉर्मल क्यों नहीं थे? क्योंकि इसकी एंडिंग हमेशा 30 जून 2027 या 30 जून होगी जो नॉर्मल होगा, और जो नॉर्मल नहीं होगा होगा वो भी 12 महीने का, लेकिन उसकी एंडिंग कभी भी 30 जून 2030 कोई भी 2000, मैं 2000 बोल देता हूँ फ्लो में, लेकिन मतलब 30 जून नहीं होगी उसकी एंडिंग, ऐसा है। अच्छा ठीक है, अब बता देते हैं आपको इसका शॉर्टकट। नंबर ऑफ मंथ्स कितने होते हैं एक साल के अंदर? एक टाइमलाइन बनाता हूं, इसको नीचे ले आते हैं। यहां से यहां तक सर, पहली से लेके 12 तक, ऐसा है। मैं आपसे कह रहा हूं कि बीच में आता है कौन सा? छठा महीना। अगर तो 1 से लेके 6 तक महीने हैं, विच मीन्स के जनवरी, फेब, मार्च, अप्रैल, मई और जैन, फेब, मार्च, अप्रैल, मई और जून यहां पे। और अगर आपके पास महीने हैं जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर, इधर इधर देखना है, मुझे नहीं देखना, इधर देखना है। अगर तो आपके पास पहले 6 महीने हैं तो टैक्स ईयर के जो डेट आएगी जिससे आप डिनोट करेंगे वो हमेशा सेम आ जाएगा। विच मीन्स, इसको मैं नीचे जाके ऊपर प्रूफ भी कर देते हैं, यहां पे जाके हम इसको क्या करते हैं, प्रूफ भी कर लेते हैं। अभी हमने आंसर नहीं लिखे ना, आंसर याद है ना आप लोगों को? आंसर याद है, मैच कर लेगा, वही आंसर होने चाहिए। 26 26 26 27, एक 27 है और 3 26 है, ठीक है, चलें, मुझे भी याद होगा। और अगर आप लोगों के जो मंथ्स हैं वो 7 से ऑनवर्ड्स 12 तक हैं, 1 to 6 तक है, तो सेम टैक्स ईयर आ जाएगा। जब क्लोजिंग आ रही है वही टैक्स ईयर आ जाएगा, जौन सा क्लोजिंग है वही टैक्स ईयर आ जाएगा, क्योंकि हमेशा डिनोट किया जाता है क्लोजिंग रेट को देखते हुए। तो अगर तो पहला महीना, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, 6 जून तक हैं तो आपका सेम टैक्स ईयर आ जाएगा। और अगर इनकेस वो जुलाई से ऑनवर्ड्स हैं तो आप उसमें कर देंगे +1। क्या कर देंगे? टैक्स ईयर +1। लिख देता हूं पहले आप लोगों के लिए, सेम टैक्स ईयर, सेम टैक्स ईयर, टैक्स ईयर +1। यहां तक मेरी बात समझ आई है? अब आ जाए जरा, मैं इसको प्रूव करता हूं। 26 26 26 और 27 देना, आसान सी बात है। बताएं कि 30 अप्रैल 2026 1 से 6 तक आ रहे हैं या 7 से 12 तक आ रहे हैं? 1 से 6 तक आ रहा है, तो इस बात का मतलब यह हुआ कि यहां पे एग्रीड, यही आंसर था पहले भी। अच्छा मुझे बताएं कि 30 सितंबर 2025 1 से 6 में है या 7 से 12 में है? 7 से 12 में है, तो इस बात का मतलब हुआ कि 2025 में +1 किया तो सर ये 2025 में +1 करने से तो आंसर कुछ और ही आता है। ये हसान जावेद क्या आता है 2025 में अगर +1 करें तो? टैक्स ईयर 2000 ऐसा है। और बताएं इस पर्टिकुलर सिनेरियो में 1 to 6 है या 7 to 12 है? तो 1 to 6 है, तो क्या मैं सेम टैक्स ईयर रखूंगा? क्या मैंने जो आपको ट्रीटमेंट बताया नीचे सेम रखने का, तो इस बात का मतलब यह हुआ कि यहां पे टैक्स ईयर 2000। और इस पर्टिकुलर सिनेरियो में बताएं 1 से 6 में है या 7 से 12 में है? 1 से 6 में है, तो इस बात का मतलब यह हुआ, तो बताएं जी कौन सा टैक्स ईयर है? लास्ट वाले एग्जांपल के केस में टैक्स ईयर 2027 किस बेसिस पे?
1 to 6 में अगर वो फॉल कर रहा है, इसका मतलब है कि हमने सेम टैक्स ईयर रखना है, जो भी क्लोजिंग डेट है वही टैक्स ईयर रखना है, ऐसा। तो 27 में +1 कर देंगे या नहीं करेंगे? नहीं करेंगे। तो हमारे पास टैक्स ईयर कौन सा आ जाएगा? टैक्स ईयर 2027। क्या यही आंसर बनना चाहिए था? अगर आप इस कॉन्सेप्ट को अप्लाई करते तब भी सेम आंसर, और अगर आप इस शॉर्टकट को अप्लाई करें तब भी सेम आंसर। तो हम शॉर्टकट से जाएंगे या कॉन्सेप्ट से जाएंगे? कॉन्सेप्ट जहन में रख लेंगे लेकिन जाएंगे शॉर्टकट से, पेपर में टाइम बचा लेंगे, ऐसा है? चलें ठीक है, तो आज मेरे साथ जरा इसको रीड कर लें एक बार। लेकिन उससे पहले एक छोटी सी चीज़, ये लें आपके सामने एक एक्सरसाइज है, ज़रा 2-4 मिनट लें और इसका आंसर मुझे बताएं। रीड में करवा देता हूँ, कहना क्या चाहता है वो। डिटरमाइन द टैक्स ईयर फॉर ईच अकाउंटिंग पीरियड मेंशन बिलो एंड ऑल्सो डिटरमाइन वेदर इट इज़ अ नॉर्मल और स्पेशल टैक्स ईयर। पहले बताना है कि नॉर्मल है या स्पेशल है। तो नॉर्मल आइडेंटिफाई करने के लिए क्या देखना पड़ेगा? 30 जून पे एंड हो रहा है या नहीं हो रहा? तो बताएं ये हो रहा है या नहीं? पहला वाला, इसका नाम रख दिया स्पेशल। इसका बताएं जी, इसका नाम क्या रख दिया? और इसका, और इसका, और ये लास्ट वाले का नॉर्मल। चलें अब मुझे बताएं जरा टैक्स ईयर कौन से हैं, किस बेसिस पे बता रहे हैं आप मुझे? आप देख रहे हैं इसकी क्लोजिंग डेट और उसमें आप क्या कर रहे हैं? बहुत आसान तरीका बता दिया। चलें खैर है, कोई मसला नहीं है, टाइम बच जाएगा ना यार आप लोगों का, आप लोगों का टाइम बहुत कीमती है, ऐसा ही है। तो टैक्स ईयर 2000, चलें ये अच्छा कर दिया आप लोगों ने, ठीक है। ज़रा नॉर्मल तरीके से भी करके बता दें, इस एक को करके बता दें, ये वाला नॉर्मल तरीका भूल गए? चलें ज़रा नॉर्मल तरीके से करके बताएंगे ये वाला मुझे प्लीज़। सबसे पहले आप क्या देखते हैं? सबसे पहले आप क्या देखते हैं कि किस नॉर्मल टैक्स ईयर में ये डेट आती होगी? ये किस नॉर्मल टैक्स ईयर में आती है? ये आती है आपके पास 1 जुलाई से 1 जुलाई 2026 से लेके 30 जून 2027। और फिर आप देखते हैं कि ये जो क्लोजिंग है ये किस कैलेंडर में आती है? ये आती है 2027 के कैलेंडर में। तो इतनी लंबी करने की बजाय अगर हम शॉर्टकट अप्लाई कर लें, सही है, आंसर वही आएगा। चलें ठीक है। अब बात ये है कि नॉर्मली जब हमने ये कह दिया कि यार टैक्स ईयर हमारा नॉर्मल है, 30 जून पे एंड होता है 12 महीने का, तो सर हमने स्पेशल किस बेसिस पे अलाउ किया? लोगों को स्पेशल टैक्स ईयर अलाउ करने की कोई रीज़न होनी चाहिए ना। तो इसकी मल्टीपल रीजंस हैं, आप मुझसे सुन सकते हैं। मतलब ये कि क्या पता कंपनी का अकाउंटिंग पीरियड हो 1 जनवरी से लेकर 31 दिसंबर तक, इस वजह से कंपनी चाह रही हो कि अपने अकाउंटिंग पीरियड को और अपने टैक्स के ईयर को क्या कर ले, एक साथ अलाइन कर ले, कि जब वो अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को क्लोज कर रही हो तभी वो अपनी रिटर्न भी फाइल कर रही हो। एक ये रीज़न हो सकती है। क्या हमारे पास फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक बन जाते हैं? आपने कभी बनते हुए देखे अपनी जिंदगी में? यस देखें। तो भाई टैक्स ईयर नॉर्मल तो था 30 जून वाला, मतलब दो बार हम रिपोर्टिंग कर रहे होंगे। एक बार 30 जून पे टैक्स वालों के हिसाब से कर रहे होंगे, फिर 31 दिसंबर पे हम अपने अकाउंटिंग के रिकॉर्ड्स मेंटेन कर रहे होंगे। हम कह रहे हैं नहीं, हमें ये काम नहीं करना, हम चाहते हैं कि एक ही टाइम पे जो है ना सारा काम हो रहा हो, कि अकाउंटिंग भी चल रही हो दिसंबर तक और टैक्स भी अकॉर्डिंगली दिसंबर तक आ रहा हो, ऐसा। तो ये रीजन हो सकती है एक अकाउंटिंग ईयर को नॉर्मल से स्पेशल में लेके जाने की। अच्छा, दूसरी रीजन, आपका जो अल्टीमेट पेरेंट है जो इस मुल्क से बाहर बैठा हुआ है, आप कंपनी है पाकिस्तान के अंदर, जो आपके ऊपर जो कंपनी है, जो आपकी पेरेंट कंपनी है जिसकी इन्वेस्टमेंट है आप में, वो बाहर बैठी हुई है, उसका अकाउंटिंग ईयर कुछ और है और आपका टैक्स ईयर कुछ और है। तो हम ये चाह रहे हैं कि यार अपने पेरेंट के साथ अपने आप को अलाइन कर लें। जो पेरेंट का टैक्स ईयर है, जो पेरेंट का अकाउंटिंग ईयर है, हम भी चाह रहे हैं अपने आप को उसी के साथ अलाइन करें। क्योंकि देखें होता क्या है, जो आपकी पेरेंट कंपनी होती है ना, उसको कभी ना मतलब ओवर द टाइम उसको नंबर चाहिए होता है, कोई ना कोई। आपके बैलेंस शीट का नंबर चाहिए होगा, उसकी P&L का नंबर चाहिए होगा, आपके टैक्स की अमाउंट चाहिए होगी उसको। तो आप चाह रहे हैं कि जब इसको रिक्वायरमेंट पड़ती है ना, तब मेरा तो टैक्स ईयर होता ही नहीं है। आपने बोला नहीं, मैं क्या करता हूँ, अपने टैक्स ईयर को उठाता हूँ, नॉर्मल को एप्लीकेशन देता हूँ, किसको, कमिश्नर को, और कमिश्नर ऑफ टैक्स को मैं ये बोलता हूँ कि यार तुम मेरा नॉर्मल टैक्स ईयर चेंज कर दो और चेंज करके वो वाला कर दो जो मेरे पेरेंट का है। मैं चाह रहा हूं मेरी ऑब्लिगेशंस, रिपोर्टिंग ऑब्लिगेशंस और मेरे पेरेंट की सेम हो जाएं। अच्छा, 2 एग्जांपल्स होगी। पहली एग्जांपल क्या थी, आप अपने नॉर्मल अकाउंटिंग पीरियड को टैक्स से मैच करना चाहते हैं। दूसरी चीज क्या थी, जो आप अपने पेरेंट के साथ अलाइन करना चाहते हैं।
ताकि सिंक्रोनाइजेशन हो जाए, सिंक हो जाए सारी चीजें, ये बात है। अच्छा तीसरी, क्या पता आपका सीजन ऐसा हो, आप जैसे शुगर कंपनीज हैं, शुगर कंपनीज के केस में ये इनको ईयर अलाउ किया गया है 30 सितंबर वाला, रीजन बीइंग कि इनका इसके बाद होता है सीजन, 31 दिसंबर वाला जो है ना, ये जून तक जो टाइम चल रहा था, ये इनका सीजन का टाइम होता है। अब ये उस टाइम में अपनी मैन्युफैक्चरिंग में बिजी हैं, अपने दूसरे कामों में बिजी हैं, ये उस टाइम पे रिपोर्टिंग की ऑब्लिगेशंस को नहीं देख सकते उस तरह से, तो इन्होंने रिक्वेस्ट की यार हमारा चेंज कर दें ताकि हम जो है ना कंप्लाई कर सकें आपकी रिक्वायरमेंट के साथ। क्योंकि आपको मैंने बताया है कि टैक्स में क्या होती हैं, ड्यू डेट्स होती हैं, ड्यू डेट्स ऑफ रिटर्न्स होती हैं, कि अगर आप इस पर्टिकुलर डेट तक आपने रिटर्न फाइल ना की तो ये हो जाएगा और वो हो जाएगा, वो सारी जो बातें हम करके आए हैं ऑलरेडी इससे पहले वाले लेक्चर्स में, इस लेक्चर में नहीं, इससे पहले वाले लेक्चर्स में। तो यार असल में हम चाहते हैं कि कहीं पे ड्यू डेट ब्रीच ना हो जाए, दैट्स वाई हम रिक्वेस्ट करते हैं किसके साथ, कमिश्नर के पास जाके रिक्वेस्ट करते हैं कि तुम हमें क्या कर दो, मेरा टैक्स ईयर को चेंज कर दो एज पर माई अकाउंटिंग पीरियड, या मेरा पेरेंट ये चाहता है, या सपोज करो मैंने एक नया बिजनेस खरीदा है, मैंने जो बिजनेस खरीदा है ना जिसके साथ मैंने मर्ज किया अपना, आप उस पर्टिकुलर बिजनेस का टैक्स ईयर कुछ और था, मेरा कुछ और है, अब मैं चाह रहा हूं मेरा टैक्स ईयर भी उसके साथ अलाइन हो जाए। तो ये मल्टीपल रीजंस हो सकती हैं, मेरी बात आ रही है समझ, ये किताब में नहीं लिखी हुई है, वैसे मैंने आपको बताई है कि मल्टीपल रीजंस हो सकती हैं। बट एक चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जो सबसे जरूरी है, कि हमें कमिश्नर को हमेशा अपनी एक कंपेलिंग नीड बतानी होगी। कंपेलिंग नीड क्या होती है, वो अपनी जरूरत बतानी होगी कि भाई क्यों हमें ये टैक्स ईयर चेंज करवाना है, वरना सबको उसने नॉर्मली क्या दिया होता है, 30 जून का ईयर दिया होता है। अगर हम चाहते हैं कि हमारा नॉर्मल से स्पेशल में कन्वर्ट हो जाए या स्पेशल से नॉर्मल में आ जाए, तो हमें एक कंपेलिंग नीड शो करवानी होगी, किसको, उसको एक एप्लीकेशन देनी होगी और एक कंपेलिंग नीड शो करवानी होगी, हम ये चाहते हैं कि आप हमारा टैक्स ईयर क्या कर दो, चेंज कर दो, और जो भी रीजन होगा उसको राइटिंग में लिख के दे देंगे। तो यहां पे आगे आ जाए, क्या कहते हैं, अ पर्सन यूजिंग अ स्पेशल टैक्स ईयर may apply in writing to allow him to use normal tax year and the commissioner may an order allow him to use the normal tax year। या ये भी कर सकता है, इसके अलावा भी ऑप्शन है, इसके अलावा क्या है कि आपको स्पेशल टैक्स ईयर भी अलाउ कर दे। लेकिन इस चीज के लिए जरूरी क्या है, इसका तरीकाकार क्या होगा, सबसे पहले जो मुझे एप्लीकेशन देनी है ना इन राइटिंग, the commissioner shall grant permission only if the person has shown a compelling need to use special tax year और normal tax year। मतलब एक बंदा चाहे तो नॉर्मल से स्पेशल में भी जा सकता है और चाहे तो स्पेशल से वापस नॉर्मल में भी आ सकता है, हाँ आ सकता है, बट उसके लिए जो एप्लीकेशन देनी है इन राइटिंग टू कमिश्नर, और उसके अंदर क्या शो करवाना है, ये सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड है कंपेलिंग नीड का। आ रही मेरी बात समझ, पेपर में बेतहाशा बार वो पूछ चुका है कि एक कंपनी जो है वो चाहती है कि अपना टैक्स ईयर चेंज करवाए, बताएं उसका तरीकाकार क्या है, तो उसमें आपने 3 से 4-5 नंबरों के लिए ये बातें लिखनी है सारी। क्या क्या कि एक बंदा एप्लीकेशन करेगा इन राइटिंग टू कमिश्नर टू यूज हिम टू अलाउ हिम टू यूज नॉर्मल टैक्स ईयर या टू अलाउ हिम टू यूज स्पेशल टैक्स ईयर, और उसके लिए वो क्या शो करवाएगा, कंपेलिंग नीड, कमिश्नर उसको अलाउ कर देगा अगर उसने सही से कंपेलिंग नीड शो करवा दी। एंड द परमिशन शैल बी सब्जेक्ट टू सच कंडीशंस, अगर कमिश्नर ने कुछ इंपोज की, मतलब कमिश्नर बोले हाँ ठीक है मैं आपको अलाउ कर रहा हूं लेकिन ये सिर्फ 5 साल के लिए अलाउ कर रहा हूं, तो क्या कोई कंडीशन, एडिशनल कंडीशन कमिश्नर लगा सकते हैं, हाँ मैं आपको इस शर्त पे अलाउ करूंगा कि पूरे के पूरे सेक्टर का फिर टैक्स ईयर चेंज होगा, पूरी की पूरी शुगर कंपनीज का टैक्स ईयर चेंज होगा, या सारे के सारे बैंक्स का जो है ना टैक्स ईयर चेंज होगा। कमिश्नर खुद से चाहे तो सारे के सारी बैंकिंग कंपनीज को, इंश्योरेंस कंपनी को 31 दिसंबर का ईयर दे सकता है, या वो कंपनी जो एक्सपोर्ट करती हैं राइस टैक्स ईयर दे सकता है, या जो खुद से चाहे शुगर कंपनीज उनको ये वाला टैक्स ईयर दे सकता है। नॉर्मली 30 जून का है, लेकिन कभी कभार पूरे पूरे सेक्टर को टैक्स ईयर इसलिए चेंज करना पड़ता है। आप देखें एक शुगर कंपनी के पास तो काम नहीं होगा उस वक्त, उस टाइम पे पूरा सबका सीजन होगा ना वो, तो सब उस टाइम पे अपनी रिपोर्टिंग ऑब्लिगेशंस को फुलफिल नहीं कर सकते, तो हमने सबका जो है ना टैक्स ईयर उठा के चेंज कर दिया। मेरी बात आई समझ। तो 2 बातें मैंने आप लोगों को बोली हैं कि यार एक बंदा नॉर्मल से स्पेशल में जा सकता है और स्पेशल से वापस नॉर्मल में भी आ सकता है, एक चीज हाँ अलाउ है, बट उसको क्या करना पड़ेगा, और एप्लीकेशन किस तरह देनी पड़ेगी, इन राइटिंग। अ चेंज ऑफ टैक्स ईयर फ्रॉम नॉर्मल टू स्पेशल और वाइस वर्सा, वाइस वर्सा का क्या मतलब है, स्पेशल टू नॉर्मल भी, नॉर्मल टू स्पेशल और स्पेशल टू, ग्रांटेड बाय द कमिश्नर इज सब्जेक्ट टू विथड्रॉल
ये जो चीज अलाउ की थी ना कमिश्नर ने पहले, ये विड्रॉ भी की जा सकती है। कब? अगर उसके ओपिनियन में इट इज नो लॉन्गर फीजिबल बट नॉट अनलेस द पर्सन हैज बीन प्रोवाइडेड एन अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड। इस बात का मतलब ये होता है कि हमने आपके ऊपर जो कंडीशंस लगाई थी, अगर आपने वो कंडीशंस फुलफिल ना की, या इन केस अब कमिश्नर को ऐसा लगता है कि नहीं यार अब तो तुम्हें बस नॉर्मल टैक्स ईयर ही देना चाहिए, बस अलाउ किया हुआ था ना, ठीक है बस काफी है, लेकिन अब मैं चाह रहा हूं मैं उस चीज को विड्रॉ कर दूं, खत्म कर दूं, कि तुम स्पेशल से वापस किस पे आ जाओ या नॉर्मल से किस पे चले जाओ। ये चीजें विड्रॉ भी की जा सकती हैं, लेकिन इसके लिए क्या होगा? ओपिनियन। क्या? किस बंदे का ओपिनियन? मेरा या आपका? कमिश्नर का ओपिनियन। कमिश्नर के ओपिनियन में कि ये चीज मजीद फीजिबल नहीं है, इसको मजीद अलाउ नहीं कर सकते हम। और दूसरा क्या? पर्सन को क्या दी जाएगी? अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड, कि तुम आओ और हमसे आके बात करो, अपनी हमें रीजन बता दो, हम तुम्हें सुन लेंगे और सुनने के बाद हम तुम्हें बता देंगे कि हमने तुम्हारा टैक्स ईयर क्या कर दिया है, चेंज कर दिया। पहले उसको स्पेशल से नॉर्मल अलाउ कर दिया या नॉर्मल से स्पेशल अलाउ कर दिया, उसने कंपेलिंग नीड दी, उसने एप्लीकेशन दी, उसने राइटिंग में दी, सब हो गया। अब कमिश्नर के माइंड में ये है कि नहीं यार इट इज नो लॉन्गर फिजिबल, मुझे नहीं समझ आ रहा ये देना, तो कमिश्नर उसको विड्रॉ कर सकता है और अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड दे देगा, उसको आके बोलने का मौका दे देगा। किसको? किसको? जिसका टैक्स पेयर, विच मींस के टैक्स पेयर को। आई मेरी बात समझ? जिसका टैक्स ईयर चेंज किया जा रहा है उसको। एन ऑर्डर ऑफ द कमिश्नर, मुझे बात बताएं, कमिश्नर ने ऑर्डर किया है तो ये ऑर्डर, इसकी एप्लीकेबिलिटी की डेट भी तो होनी चाहिए ना कि कब से एप्लीकेबल है। कहता है कि द ऑर्डर ऑफ कमिश्नर फॉर द चेंज ऑफ टैक्स ईयर शेल टेक इफेक्ट, ये तब से इफेक्ट होगा फ्रॉम सच डेट, किस डेट से? फर्स्ट डे ऑफ द स्पेशल टैक्स ईयर और द नॉर्मल टैक्स ईयर एज द केस में बी। मतलब मेरी बात सुनिएगा गौर से, नंबर्स के साथ बात करता हूं। एक बंदा था जो 1 जुलाई से चलता था, 30 जून पे आता था, ये उसका कौन सा ईयर है? नॉर्मल टैक्स ईयर, क्योंकि ये है 12 महीने का और एंड किस पे हो रहा है? 30 जून पे हो रहा है। चलें जी, साथ हैं। तो वो कहता है, अब मैं आपको क्या बात कर रहा था, मैं कह रहा था एक बंदा जो कि नॉर्मल टैक्स ईयर यूज करता आ रहा है, 1 जुलाई से हमेशा स्टार्ट करता है और हमेशा एंड करता है 30 जून 2025 पे, 26 पे, जिस पे भी एंड करता है। अब ये चाहता है कि नहीं, मुझे आप टैक्स ईयर चेंज कर दें मेरा, मेरी बात सुनिएगा गौर से। नॉर्मली 1 जुलाई 2025 से लेके ये बंदा चलता है 30 जून 2026 तक, ये इसका क्या कहलाता है? ओहो, क्या बना दिए, ये कहलाता है नॉर्मल टैक्स ईयर, ऐसा है। ये बंदा अब चाहता ये कि नहीं, इसको ये वाला टैक्स ईयर नहीं चाहिए, अब से ऑनवर्ड्स आप मेरा टैक्स ईयर कर दो 1 सितंबर से लेके कब तक, या 1 अक्टूबर से लेके 1 अक्टूबर 2026 से लेके आप क्या कर दो, क्या आएगा बेटा, 31 या 30 सितंबर 2027। कहते कि नहीं यार अब से ऑनवर्ड्स ना मुझे अपना जो टैक्स ईयर हमेशा एंड करवाना है वो सितंबर पे करवाना है, बल्कि जून पे नहीं करवाना। मतलब मैं चाहता हूं कि मैं नॉर्मल से किसमें कन्वर्ट हो जाऊं, स्पेशल टैक्स ईयर में कन्वर्ट हो जाऊं, वो ये चाहता है। तो ये चीज हां हो सकती है, इसके लिए वो एप्लीकेशन करेगा, कंपेलिंग नीड शो करवाएगा, ये सब करने के बाद कमिश्नर को सही लगा, कमिश्नर उसको अलाउ भी कर देगा, और कमिश्नर का जो ऑर्डर होगा वो कब से शेल टेक इफेक्ट, फ्रॉम बीइंग द फर्स्ट डे ऑफ द स्पेशल टैक्स ईयर। पहला दिन कौन सा है? वो यहां से ऑनवर्ड शेल टेक इफेक्ट, मतलब अब से जो उसकी बात है ना वो यहां से ऑनवर्ड्स मानी जाएगी। 1 अक्टूबर 26 से, कोई और भी किया होता तो तब से मानी जाती, लेकिन पहले दिन से मानी जाएगी। जब से मैंने रिक्वेस्ट की है तब से उसकी बात मानी जाएगी। कहते हैं कि अ पर्सन डिससेटिस्फाइड विद द ऑर्डर में फाइल अ रिव्यू एप्लीकेशन विद द बोर्ड। बोर्ड कौन सा? FBR, फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू। कहता है कि जो बंदा कमिश्नर की किसी बात से सहमत नहीं है वो एप्लीकेशन फाइल कर सकता है बोर्ड के साथ अगेंस्ट द डिसीजन ऑफ द एट द टाइम ऑफ ग्रांटिंग परमिशन फॉर अ स्पेशल टैक्स ईयर और विड्रॉल। देखें, एक कमिश्नर ने विड्रॉ कर दिया अपना ओपिनियन, उसको करना नहीं चाहिए था, उसने कर दिया, अब मैं तो उसके अगेंस्ट हूं ना, मेरे पास कोई अपील के लिए फॉर्म तो होना चाहिए ना।
कि कहीं पे मैं अपनी दरखास्त लेके जा सकूं, तो वो कहते हैं कि अगर एक बंदा डिससेटिस्फाइड है, किस वजह से, कि कमिश्नर ने उसको उसका जो स्पेशल टैक्स एरिया था विड्रॉ कर दिया है, या कमिश्नर ने जो उसको ईयर अलॉट किया वो उससे एग्री नहीं है, कोई भी डिसएग्रीमेंट है, इस बेसिस पे क्या कर सकता है वो बोर्ड के साथ एक एप्लीकेशन फाइल कर सकता है कि मेरी बात को सुना जाए। एंड द डिसीजन बाय द बोर्ड ऑन सच एप्लीकेशन शैल बी, मतलब यहां पे बोर्ड ने जो कह दिया वो फुल एंड फाइनल समझा जाएगा। मेरी बात आ रही है समझ? एक बार जरा इन पॉइंट्स को मेरे सामने आप लोग दोहरा दें, रिपीट करवा दें प्लीज, करवाएं जी रिपीट। कैसे स्टार्ट हुई कहानी? ठीक है, ठीक है, मुझे बताएं क्या कमीशन चाहे तो विड्रॉ भी कर सकता है, अपना दिया हुआ ओपिनियन कर सकता है। कमिश्नर को अगर लगेगा इट इज नो लॉन्गर फीजेबल, तो वो अपनी दी हुई एप्लीकेशन या पहले जो ग्रांट किया हुआ स्पेशल टैक्स एरिया उसको विड्रॉ भी कर सकता है। विड्रॉ करने के बाद अगर एक बंदा डिससेटिस्फाइड है विद द ऑर्डर ऑफ कमिश्नर, तो वो क्या करेगा, फाइल एन एप्लीकेशन विद द बोर्ड, और यहां पे जो बोर्ड डिसीजन करेगा वो क्या होगा, फुल एंड फाइनल होगा। यहां तक सबको समझ आती है बात? चले, अल्लाह हाफिज, आज के लिए इतना ही काफी, अल्लाह हाफिज।